स्वाति मालीवाल केस केजरीवाल के माता पिता तो अज पुछगिछ नहीं करेगी पुलिस। केजरीवाल बोले असी पुलिस का कर रहे हैं इंतजार, पुलिस आवेगी या नहीं इस बारे नहीं कोई जानकारी। पीएम मोदी की रैली तो पहला पटियाला सुरक्षा के करड़े इंतजाम, पूरा शहर किले च तब्दील। शाम करीब 4 बजे रैली करनगे प्रधानमंत्री मोदी। हरियाणा च प्रचार का आखिरी दिन, दिग्गजां दा शक्ति प्रदर्शन। सिरसा च प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, कुमारी शैलजा दे लई जुटाया समर्थन। साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने रोड शो रुकवाउण लई साजिश दा लाया इल्जाम, बोले बस ते कुछ लोगों ने अचानक किया हमला, लंबा जाम लगन करके विचाले ही रुकिया रोड शो। हरियाणा के सोनीपत च ट्रिपल मर्डर की खौफनाक वारदात, सके भरा ने ही भरा भरजाई ते 3 महीने के भतीजे का बेरहमी नाल कीता कतल, वारदात तो बाद होया फरार। सलमान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का कीता रुख, मुलजम अनुज थापन की मां वालों दायर पटीशन चों ना हटाउण की मंग। पटीशन च अनुज थापन की मौत की सीबीआई जांच की की गई है मंग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा च प्रचार का अज आखिरी दिन है, दिग्गजां दे वल्लों शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है ते पलवल तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह संबोधन कर रहे हैं। हरियाणा के प्रचार का अज आखिरी दिन है, खास तौर पर राजनाथ सिंह पहुंचे ने, प्रियंका गांधी पहुंचे ने, आपो अपने उम्मीदवारों के हक च प्रचार किया जा रहा है ते थोड़ी देर तक प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार लिए पहुंच रहे हैं। पूरी वाह लाई जा रही है। पलवल तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह संबोधन कर रहे हैं। दस दिए कि इस दे नाल ही प्रधानमंत्री मोदी ते प्रियंका गांधी भी प्रचार च जुटे हुए ने। बीते कल राहुल गांधी भी हरियाणा दौरे ते सन, आपो अपने उम्मीदवारों के हक च प्रचार जिहड़ा लगातार किया जा रहा है। अज हरियाणा च प्रचार का आखिरी दिन है, कल नूं डोर टू डोर ते 25 मई नूं वोटां पैणीਆਂ ने हरियाणा दे विच। दस दिए कि वड्डे चेहरे जिहड़े ने उन्हां दे वल्लों प्रचार किया जा रहा है। भाजपा दे जां कांग्रेस दे वड्डे लीडर जिहड़े ने वख-वख स्टेट्स दे विच जा रहे हैं। अज पंजाब दे विच प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं। इस दे नाल ही गवांढी सूबे हरियाणा दे विच भी राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी ते प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों प्रचार जिहड़ा है वो किया जा रहा है। तां पलवल दे विच ने इस वेले राजनाथ सिंह जिन्हां दे वल्लों संबोधन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री चरण सिंह और अब आपके परिवार के ही सदस्य और भारत सरकार के मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर और आपके बगल के क्षेत्र जेवर के तेज तर्रार विधायक ऐसे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी और बगल के ही आपके दूसरे विधायक श्री नंद किशोर जी गुर्जर, दीपक मंगला जी विधायक, श्री नयनपाल रावत जी विधायक, श्री हरेंद्रपाल राणा, श्री सुभाष जी कात्याल पूर्व मंत्री, श्री GL जी शर्मा लोकसभा प्रभारी, श्री राजेश भाटी जी सरपंच, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने मैं बोल रहा हूं। आते ही आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, कई बार तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो कृष्णपाल जी गुर्जर के लिए आया, और आपने देखा होगा कि जब जब कृष्णपाल जी चुनाव लड़ते हैं
तो उनकी किसी न किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि बराबर मैंने कृष्णपाल जी गुर्जर को एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं देखा है, बल्कि अपने छोटे भाई के रूप में मैंने कृष्णपाल गुर्जर को देखा है। अब बराबर इनकी तरफ से भी वैसा ही व्यवहार हमको बराबर देखने को मिला। कृष्णपाल जी गुर्जर आपके सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, पहले विधायक भी 3 बार रहे हैं। बहनों भाइयों, कहने को कोई चाहे जो भी कह दे, इन्होंने काम कम किया, अधिक किया, लेकिन कृष्णपाल जी के बारे में एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे कृष्णपाल गुर्जर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। आज के राजनीतिक युग में यदि किसी भी व्यक्ति का दामन साफ है बहनों भाइयों, तो मैं समझता हूं कि उसके राजनीतिक जीवन की इससे बड़ी और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। इनके लिए मैं इसलिए भी वोट मांगने आया हूं कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे भारत का कद सारी दुनिया में बहुत ही ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, आज से नहीं लगभग 25 वर्षों से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं, और दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं, लेकिन मुझे याद है कि पहले जब हम दुनिया के देशों में जाते थे, किसी मंच से हम बोलते थे, तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, हमारी बातों को उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं सुना जाता। वहां बैठे दुनिया के दूसरे देशों के लोग यह कहते थे, चलो भारत बोल रहा है, तब तक चाय पीकर फिर बाद में आते, क्योंकि भारत को एक गरीब भारत मानते थे, भारत को एक कमजोर भारत मानते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज सारी दुनिया में भारत के प्रति लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति उन्हें बास कहकर पुकारते हैं, माई बास नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द ग्रेट। मैं समझता हूं हम भारतवासियों का मस्तक स्वाभाविक रूप से ऊंचा उड़ जाता है। हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सब तो सब, मैं सारी उपलब्धियां आपको बतला सकता हूं, पक्का मकान बनवाया, शौचालय बनाया, एलपीजी गैस सिलेंडर दिया, क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ज्ञान विज्ञान में भी हमारा भारत दुनिया में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ज्ञान और विज्ञान में भी हमारा भारत दुनिया के पिछड़े देशों में गिना जाता है। अभी आज के कुछ ही महीनों पहले आपने सुना होगा कि बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश की और चंद्रयान 2 बनाकर छोड़ा था, उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। सारे वैज्ञानिक कितने दुखी हुए जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस रक्षा मंत्रालय में काम कर रहा हूं, हमारे यहां भी लगभग ऐसे 8,000-9,000 वैज्ञानिक काम करते हैं। जब मिसाइल छोड़ी जाती है, कोई रॉकेट छोड़ा जाता है, मैंने स्वयं उन प्रयोगशालाओं में बैठकर देखा है, जब वो ऊपर की तरफ चलता है और अपना लक्ष्य प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता है, सारे वैज्ञानिक उसी प्रयोगशाला में बैठकर अपनी ताली बजाते हैं। लेकिन यदि कहीं पर जाते जाते आगे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, तो मेरे बहनों भाइयों, अपने वैज्ञानिकों को रोते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। कुछ वैज्ञानिकों को तो चीख चीख कर रोते हुए मैंने देखा है। वैसे ही चंद्रयान 2 जब सबसे पहले छोड़ा गया था, तो चंद्रयान 2 ऊपर तक गया,
हमारे वैज्ञानिक बहुत खुश हुए कि हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, चंद्रमा तक हम जिस चंद्रयान को ले जाना चाहते हैं, वह वहां पहुंच कर रहे हैं। लेकिन बीच में ही कोई ऐसी अड़चन पैदा हो गई कि उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। वैज्ञानिक हताश हो गए। मोदी जी को जानकारी प्राप्त हुई, मैं भी उसका साक्षी हूं। चटपट वह सीधे बंगलौर गए और वहां जाकर वहां के वैज्ञानिकों से उन्होंने भेंट की और वैज्ञानिकों का पीठ थपथपाया, सीने से लगाया, उनकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने साल डेढ़ साल के अंदर ही वह करिश्मा कर दिया। जब चंद्रयान 3 बनाकर जब उन्होंने छोड़ा तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसका लैंडर उतरने में पूरी तरह से कामयाब हो गया। आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का मैंने बता ही दिया, इन सब नेताओं के हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए हैं। और कोई लोकसभा क्षेत्र, कोई विधानसभा क्षेत्र बचा नहीं जहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम या हमारा अपने प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम न हुए हों। आज भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में इस समय चल रहा है। और राजनाथ सिंह का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे एक पलवल में हुआ है। समापन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद प्रचार अभियान का ये हो जाएगा। जब अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए तो मुख्य रूप से सभाएं तो उसमें मैंने कम की हैं, लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज़्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुल 211 गाँव में, यानी जहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गाँव के लोग भी, कहीं 2 गाँव के, 3 गाँव के, 4 गाँव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूँ लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की हैं। इसके अलावा जो शहर की बस्तियां हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं। चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के, जिसके अंदर इंद्री है, जिसमें नीलोखेड़ी है, जिसमें निसिंग है, जिसमें रोंडा है और असंत है, फिर हमारा समालखा है, इसराना मतलोडा है। तो ऐसे हर एक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है, मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में अधिक कार्यक्रम हमने किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जो काम है तो कभी दस्त है तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है। लेकिन मैं अपने शरीर को इन अंगों का काम अलग मानता हूँ, बाकी शरीर का अलग मानता हूँ। तो इसलिए ये अंग कैसा भी करते रहे, लेकिन पूरा अभियान सायंकाल 6 बजे तक कंप्लीट होगा। अंतिम कार्यक्रम मेरा पानीपत का एक रोड शो अभी सायंकाल 3:30-4 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक वो चलेगा। मित्रों, आपको बताने लायक मुख्य बातें और भी हैं, जैसे चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे ध्यान में आती हैं कि उनको विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से उछाला गया, उड़ाया गया, या बहुत एक निम्न लेवल पर आकर के भी चीज़ों को उठाया गया है। उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले एक बात जो मेरे मन को पीड़ा हुई, कल हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने जो मीडिया के बारे में कहा, वास्तव में ही सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा कि मीडिया हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। उसके बारे में कल उन्होंने संबोधन में शुरू में कहा, मैं सुन रहा था रात को। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारा मीडिया के मित्रों, और साथ ही जोड़ते हैं कि मीडिया के लोगों को मित्र कहना तो पड़ता है, लेकिन ये मित्र हैं नहीं। और ये जो लोग हैं ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। देखिए, सीधा सीधा जैसा एक बोलने की स्वतंत्रता या लिखने की स्वतंत्रता मीडिया को होती है, मीडिया की अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत सब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। आलोचना भी पढ़ना, सुनना यह आदमी का मादा होना चाहिए। आखिर तो इस प्रकार का कह करके उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिससे एमरजेंसी की याद आती है। 1975 में अगर सबसे बड़ा कोई घिनौना काम कांग्रेस ने किया था तो मीडिया के गले में एक फंदा लगाया था कि मीडिया ये नहीं बोल सकता, ये नहीं लिख सकता, और जिसका परिणाम आप लोगों को सबको मालूम है मित्रों। इसलिए मैंने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है। मुझे मालूम नहीं हमारे मीडिया के किसी व्यक्ति ने, किसी
घराने ने इसको इस ढंग से लिया कि नहीं लिया, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं कही है। हम लोगों ने अपनी सरकार के जितने काम हैं वो तो जिसको कहना चाहिए एडिशनल बताए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ प्रदेश की योजनाओं को सुनना चाहते हैं। वास्तव में तो लोकसभा का चुनाव है, ये केंद्र में एक केंद्रीय सरकार के बनाने के लिए है। हमारी अपील जो हमने की है कि मोदी जी एक बहुत ही बलशाली और एक बहुत सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री से दुए हैं, जिन्होंने देश की वर्षों पुरानी समस्याएं, चाहे वो राम जन्मभूमि की हो, चाहे वो धारा 370 की हो, चाहे वो 3 तलाक की हो, ये ऐसी ऐसी समस्याएं थी जिनके बारे में मोदी जी ने इनको हल किया। कांग्रेस डराती थी, कांग्रेस कहती थी इन बातों को अगर छेड़ दिया तो गृह युद्ध हो जाएगा, तो उनकी नदियां बह जाएंगी। लेकिन इतनी सूझबूझ से सारे काम किए, देश के ही लोग नहीं दुनिया के लोग भी आज मोदी जी के कायल हैं और दुनिया की समस्याओं को कैसे हल किया जाए ये मोदी जी से परामर्श करते हैं, मोदी जी से सहयोग मांगते हैं। इसलिए मित्रों, मैं तो मोदी जी के इन विषयों को जनता के सामने रखा है और जनता इसमें अपना समर्थन जाहिर करती है कि मोदी जी ने जिस तरीके से इन सारी बातों को किया है, न केवल ये वैचारिक विषय बल्कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए भी उन्होंने जितने काम किए हैं वो सारे लोग भी आज याद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, रेलवेज हैं, यानी वायुयान है, टेक्नोलॉजी है, IT है, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, इससे भी जनता को बहुत लाभ हुआ है। प्रदेश की बातों में अगर आप पूछें तो हमने सारे अभियान में एक ही बात पूछते थे कि 10 साल पहले नौकरियां और आज की नौकरियां, सामान्यतः हर गांव वालों ने कहा कि कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 200, यानी 100 से ऊपर भी नौकरियां एक एक गाँव में लगी हैं, जिसका कोई उनका खर्च नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं जो लोगों के मन के अनुसार उनके अनुकूल हैं, उनको अच्छे लगे हैं, उनको भाए हैं। तो मैं तो इस सारे हिसाब से यानी मैं अपना एक विश्वास जाहिर कर सकता हूँ कि 25 मई को और हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा और एक अपनी विधानसभा का बाई इलेक्शन 11 की 11 सीटें भारी मार्जिन से कमल के फूल के साथ के ऊपर दबाकर और भारी मात्रा से वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी के 11 कमल खिलाएंगे और हम जो है मोदी जी को ये कमल खिला करके देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के वो ज़माने को याद करती है जब प्रदेश में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद और किस प्रकार की जातिवाद की राजनीति, इसको मैंने 2014 में तोड़ने की बात की थी। इसी करनाल की भूमि से मैंने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसका असर आज दिख रहा है। जिस जातिगत पॉलिटिक्स में हमारी पार्टियां लगी रही, बंधी रही, उसके हिसाब से और हम आज हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग उन सब चीज़ों से बाहर है, उभरा हुआ है। बहुत नए लोग भी इस अभियान में और पार्टी के साथ जुड़े हैं, बल्कि मुझे पहले ही ये परिचय करा देना चाहिए था। आज भी आपके सामने एक परिचय तो कल ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, राजेंद्र आर्य ये बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। ये स्वयं प्रत्याशी थे विधानसभा के इस उपचुनाव में करनाल में, इंडिपेंडेंट इन्होंने पर्चा भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास है और इन्होंने, जो कि अब फॉर्मली वो तो कर नहीं सकते विड्रा, लेकिन इन्होंने समर्थन देने की घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी की फेवर में एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, रिटायर हो। बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हताहत हुए थे। उनका यह कहना था कि यह तो पाकिस्तान की सरकार ने कराया है, यह फवाद हुसैन ने स्वीकार किया। और वह फवाद हुसैन राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और राहुल गांधी ने एक बात भी उसकी आलोचना तक नहीं की। एक से एक इनके सलाहकार हैं, एक से एक सलाहकार। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जब जब इनकी सरकार रही है बराबर वह उनके सबसे बड़े सलाहकार वही हुआ करते थे। वह इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यानी जो कांग्रेस विदेशों की है उसके वह अध्यक्ष थे। उन्होंने एक सुझाव दिया, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए एक काम ऐसा होना चाहिए, सरकार बनने के बाद
भारत में यह व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए कि भारत में घर का कोई बुजुर्ग यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद आधा से अधिक संपत्ति को सरकार को जब्त कर लेना चाहिए और केवल 100 पैसे में 45 पैसे उस परिवार के लिए छोड़ देना चाहिए।